हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे जो आपकी DSSS की वैकेंसी निकली हुई है PRT यानी प्राइमरी टीचर की। इसका सिलेबस के बारे में, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, किताबों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए ताकि ये वाला एग्जाम आप क्रैक कर सको। सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, कट ऑफ के लिए आपको कितनी नंबर लानी चाहिए ताकि आप इजीली कट ऑफ को क्रॉस कर सको। उसके अलावा ये जो आपके एग्जाम है PRT TGT वगैरह के, इनके कब तक होने की संभावना है, तो सभी के ऊपर डिटेल में चर्चा करूंगा एक एक करके। और उसके साथ एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहता हूं। देखिए, वैकेंसी का जो नंबर है बहुत कम है। जो आपकी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी निकली हुई है, चाहे आपकी MCD की हो चाहे आपकी DOE की हो, दोनों को मिला भी ले तो भी बहुत कम है, 500 कुछ वैकेंसी बनती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इतनी कम वैकेंसी के लिए आपका कॉम्पिटिशन कितना तगड़ा होने वाला है। कॉम्पिटिशन लाखों में कॉम्पिटिशन होगा और सीटें हैं मात्र कुछ सीटें हैं। तो जो बच्चा डेली मेहनत सबसे ज्यादा करेगा दूसरे बच्चों से, जो अच्छे तरीके से पढ़ेगा, वो सिलेक्शन ले जाएगा। क्योंकि मानकर चलिए दिल्ली जैसे अगर शहर में आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिलती है, वो भी टीचर की, जो कि अच्छी खासी सैलरी जिसकी होती है, अगर आपको ये चीज अचीव करनी है तो मेहनत तो बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक, तो इसलिए दिन रात एक लगा दो इस वाली एक सीट को लेने के लिए, क्योंकि सिंपल आपका एक एग्जाम है। इसके अलावा आपको कोई कुछ नहीं करना, आपके हाथ में सीधा आपका ज्वाइनिंग लेटर देखने को मिलेगा। तो चलिए, तैयारी आपको कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको किस हिसाब से पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, कौन सी किताबें पढ़नी है, किन गलतियों से बचना है। अगर मैं आपके एग्जाम की बात करूं, आपके PRT की, तो ये आपका मार्क्स जो आते हैं इसके अंदर, जो पेपर होता है ये होता है आपका 200 नंबर का आपका पेपर होता है। 200 नंबर के पेपर के लिए जो इसमें आपको टाइम मिलता है, वो टाइम मिलता है आपको 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। उसके अलावा इस एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है। और नेगेटिव मार्किंग आपकी कितनी होती है, वो होती है आपकी 0.25, यानी कि एक नंबर अगर आपने गलत कर दिया तो बोर्ड आपका 0.25 नंबर काट लेगा। यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत करे तो आपका 1 नंबर गया। इसलिए इस एग्जाम में, DSSS के एग्जाम में, आपको विशेषकर यह ध्यान रखना है, आप कोई तुक्के ना लगाओ। तुक्के मारने से आपको बिल्कुल बचना है। जो चीज आपको आती है उन्हीं को आपको सोल्व करना है। तो इसलिए तुक्के इसके अंदर काम नहीं करेंगे। उसके अलावा जो आपका पेपर है, ये पेपर होगा आपका ऑनलाइन, आपका पेपर होगा। और सबसे बढ़िया बात मुझे यही लगती है, जो आज की डेट के अंदर एग्जाम हो रहे हैं ऑनलाइन, जो हो रहे हैं, ऑनलाइन होने के बहुत फायदे हैं। ऑनलाइन होने से आपको यह फायदा मिलेगा, आप गोले भरने से बच जाओगे। जो आप अपनी OMR सीट में गोले भरते हो, जल्दबाजी में कुछ गोले गलत भी भरते जाते हैं। जितने भी आज तक मैंने अपनी लाइफ में एग्जाम दिए, 2-4 को छोड़ दो तो 1-2 गोले तो मेरे भी आज तक गलत हुए हैं, जरूर हुए हैं। और उसके अलावा जो टाइम नहीं बचता, गोले छूट भी जाते हैं हमारे, जो हमने एग्जैक्ट सही के होते हैं वो भी छूट जाते हैं। तो कम से कम उनसे छुटकारा मिलेगा ऑनलाइन वाले एग्जाम में। ऑनलाइन में आपको बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा, बस प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। अब बात करते हैं इसके सब्जेक्ट की बारे में। 200 नंबर का आपका एग्जाम होता है, और जो 200 नंबर का आपका एग्जाम होता है ये 2 पार्ट में आपका होता है। एक होता है पार्ट 1 और दूसरा होता है आपका पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही आपके 100 नंबर के आते हैं। ठीक है, अब सुनते जाना ध्यान से, जो चीज आपके साथ में बताने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। दोनों पार्ट आपके 100 नंबर के आएंगे और हर पार्ट में आपको पास होना कंपलसरी है। यानी हर पार्ट में आपको जनरल वालों के लिए 40% लाना जरूरी है। यानी 100 में से अगर आपके 40 नंबर दोनों पार्ट के अंदर आएंगे तो ही आपकी कॉपी चेक मानी जाएगी, वरना आपकी कॉपी चेक नहीं मानी जाएगी। चाहे एक में आप 100 लेकर आ जाओ और दूसरे में आपके 39 ले आओ, तो अब बेकार है सारी मेहनत। इसलिए एटलीस्ट ये मान के चलिए 40% आपको दोनों में लाना है अगर आपको पेपर चेक कराना है। और जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको अपना वही 35% पर उनका पास माना जाएगा। तो ये विशेष बात ध्यान रखना। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके सब्जेक्ट के ऊपर, तो जो आपके PRT के सब्जेक्ट है, चाहे आपके TGT के है, पार्ट 1 आपका लगभग सभी का सेम देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। इन 5 सब्जेक्ट को जरा आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। जो इसमें आपकी 2 लैंग्वेज आती है पार्ट 1 में, एक होती है आपकी हिंदी और दूसरी होती है आपकी इंग्लिश। तैयारी कैसे करनी है, कौन सी किताबें पढ़नी है, वो चीजें अभी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा आपका होता है मैथ्स और उसके अलावा होती है आपकी रीजनिंग। जब मैं CTET में बोलता था कि अपनी मैथ्स स्ट्रॉन्ग करो, आगे जितने भी एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो बच्चे ध्यान नहीं देते थे। अब देखिए, अब आपको पता चलेगा मैथ्स कितना महत्वपूर्ण होता है।
पांचवा सब्जेक्ट होता है आपका जीके, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के भी देखने को मिलते हैं। अभी बताता हूं कैसे आपको इनकी तैयारी करनी है। अगर मैं बात करूं दोनों लैंग्वेज की, हिंदी और इंग्लिश की, अब हिंदी और इंग्लिश में क्या आएगा, दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगी ग्रामर, यानी कि दोनों लैंग्वेज के अंदर आपको व्याकरण देखने को मिलेगी। तो जितनी भी ग्रामर है दोनों की वो आपको करनी है जरूर। ग्रामर के साथ साथ आपको क्या चीज देखने को मिलेगी, वोकैब देखने को मिलेगी, ठीक है। और वोकैब के अंदर क्या, मान लीजिए आपके पर्यायवाची, विलोम शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम्स, ये सब आपको वोकैब आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी अगर आपको आज की डेट में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है। उसके अलावा आपको एक एक पैसेज या एक एक गद्यांश देखने को जरूर मिल जाएगा दोनों ही लैंग्वेज के अंदर। तो ये कॉमन चीज है जो इन दोनों लैंग्वेज के अंदर पूछी जाती है और मुश्किल नहीं आती। जो इसका लेवल होता है इजी और मीडियम लेवल होता है, तो इसके अंदर ज्यादा डीप पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, बस मीडियम और इजी लेवल तक आप लोग पढ़िए। अगर बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर पढ़ने के लिए आप लोग YouTube चैनल की हेल्प ले सकते हो, किसी भी YouTube चैनल की हेल्प ले सकते हो जो आपको अच्छे लगते हो, जो आपकी ग्रामर करा दे। हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर मैं भी आपको कराऊंगा, चाहे तो मेरी वीडियो को देख लेना, उससे आपके ग्रामर के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं वोकैब की, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है आपका। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं, जब मैं तैयारी करता था तो आप लोग यकीन नहीं मानोगे, एंटोनिम, सिनोनिम्स, पर्यायवाची, विलोम शब्द लगभग 500 तो मुझे याद रहते थे। मैंने अपने रजिस्टर बनाए हुए थे, जो भी मुझे मान लीजिए नया कुछ पर्यायवाची शब्द मिला मैंने रजिस्टर में लिख दिया, जो भी नया कुछ एंटोनिम, सिनोनिम्स किसी भी एग्जाम में नया मिला, प्रैक्टिस में मिला, अपने रजिस्टर में लग दिया। लेकिन आप लोगों का बैड लक मानिए, वो रजिस्टर खो गया, पता नहीं घर में कहाँ रखा हुआ था, वरना उस रजिस्टर की फोटोकॉपी कराकर मैं आपको डाल देता, देखूंगा अगर मिल जाए तो दोबारा। उसके अंदर वोकैब इतनी अच्छी तरीके से मेंशन की हुई है मैंने, सारे महत्वपूर्ण आपको देखने को मिल जाते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वरना आपको वोकैब आपको पढ़नी पड़ेगी खुद से। इसके लिए आप लोग क्या काम करिए, द हिंदू का न्यूज़पेपर आप लोग पढ़िए। उस न्यूज़पेपर के पढ़ने से क्या होगा, एक तो आपकी वोकैब, नए नए वर्ड आपको देखने को मिलेंगे आपको इंग्लिश के अंदर। अभी इंग्लिश बता रहा हूं, जो आपका पैसेज आता है इंग्लिश के अंदर, उसमें आपकी काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि पैसेज पढ़ने के से आपके जो एग्जाम में जो जब आप सोल्व करने बैठोगे तो वहां इसका फायदा मिलेगा आपका, जो द हिंदू पढ़ने का। तो वोकैब के लिए कोई भी किताब आप लोग ले लीजिए। अगर मैं बात करूं हिंदी के लिए कोई किताब लेनी है, तो हिंदी के लिए किताब की अगर बात करें तो आप लोग एक लूसेंट की किताब आती है, सामान्य हिंदी करके लूसेंट की किताब आती है, ब्लू कलर का उसका पेज है, फ्रंट पेज है, उसको आप ले लीजिए, ठीक है। यहां मैं किसी भी किताब का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक चीज बता रहा हूं जो आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैंने भी इन्हीं किताबों से मोस्टली तैयारी करी थी। तो हिंदी की आप लूसेंट ले सकते हो, सामान्य हिंदी के नाम से। और उसके अलावा इंग्लिश की मुझे तो अभी तक कोई सही नहीं लगी, बस वोकैब के लिए मैंने किताब ली थी, तो वोकैब आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। अगर मुझे मेरा रजिस्टर मिल गया तो आपके वैसे ही मजे आ जाएंगे, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। उसके अलावा पैसेज की तैयारी आपको खुद से करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ेंगे। तो ये हो गई आपकी हिंदी और इंग्लिश। उसके अलावा एक काम और करिए, जितने भी DSSB के अंदर या कोई भी जो ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर आपकी हिंदी और इंग्लिश पूछी जाती है, जैसे मान लीजिए आपके बीएड का एग्जाम हो गया या कोई और भी टीचिंग के जो एग्जाम है जिसके अंदर आपकी हिंदी इंग्लिश पूछी जाती है, इनकी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। इनके प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाइए तो आपकी हिंदी इंग्लिश पक्की हो जाएगी, ठीक। ये पार्ट 1 ऐसा है, इस पार्ट 1 में आप लोग इजीली आराम से बता रहा हूं मैं, 75-77 आराम से नंबर लेकर आ जाओगे। ये बात होगी आपकी लैंग्वेज की। अगर मैं बात करूं आपके मैथ्स और रीजनिंग की, देखिए मैथ्स के लिए आप लोग RS अग्रवाल की किताब ले सकते हो, ठीक है। मैथ्स के लिए RS अग्रवाल की किताब ले सकते हो। मैंने भी मोस्टली मैथ्स जितनी भी पढ़ी है इसी से पढ़ी है, वरना जो भी क्वेश्चन फिर सोल्व करता था, प्रैक्टिस करता था, वो अपने आप खुद से किया है, वरना किताब आप लोग RS अग्रवाल की ले सकते हो। रीजनिंग की कोई भी किताब ले लेना, रीजनिंग के लिए XYZ कोई भी किताब ले लेना, बहुत ही हल्की रीजनिंग आती है, कोई एक किताब भी आपका काम करा देगी। और ये चीज आपको डिटेल में नहीं पढ़नी है, सिर्फ मोटी मोटी चीजें पढ़नी है, मीडियम लेवल तक पढ़नी है, ठीक। बस प्रैक्टिस करना जितनी ज्यादा हो सके। और ये मानकर चलिए मैथ्स और रीजनिंग भी आपकी ऐसे ऐसे आती है, इनमें तो पूरे पूरे स्कोर होते हैं, 20-20 नंबर तक भी इसके अंदर स्टूडेंट लाते हैं। अगर मैं बात करूं आपके 5वें सब्जेक्ट की, जो आपकी जीके और करंट अफेयर आता है, देखो ये करंट अफेयर वाला जो सेक्शन है ये आप लोग मेरे ऊपर छोड़ दो। कैसे, मैं आपको बताता हूं। करंट अफेयर आपके एग्जाम में 2 से लेके 5 नंबर तक की पूछी जाएगी, यानी 20 नंबर में 2 से 5 नंबर तक की पूछी जाएगी आपको करंट अफेयर। सभी सब्जेक्ट आपके 20-20 नंबर के आते हैं।
तो उसके लिए आपको पूरी करंट अफेयर पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप लास्ट के 4-5 महीने की अगर करंट अफेयर पढ़ोगे और वो भी सिर्फ मेन चीजें, तो आपको यह हेल्प कर जाएगा। उसके ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा, जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उससे आपका काम हो जाएगा, तो आपको करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरना आप कोई भी मैगजीन ले लीजिए जिससे आपका कवर हो जाए। और मैं बात बताऊं करंट अफेयर की, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मेरा रहा है। जितने भी आज तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैंने दिए हैं तो लगभग मान के चलिए 1-2 क्वेश्चन नहीं आया, वरना आज तक सारे करंट अफेयर के तो मैंने सोल्व करे ही है। तो ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ो, जी के आपको खुद करनी पड़ेगी भाई। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ना तो कोई टीचर पढ़ा सकता, ना इसके अंदर कोई बुक आपकी हेल्प कर सकती है, सिंगल बुक। इसका जीके का मान के चलिए पूरा समुंदर है, और इसके अंदर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सब A to Z आएगा। तो जीके के लिए आपको कोई भी किताब ले लीजिए जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, लेकिन एक किताब से आपका काम नहीं चलेगा। आपको एक एक किताबें पढ़नी है। मान लीजिए आपने जीके की कोई किताब पढ़ ली, वो आपने पूरी तरीके से रट डाली, उसके बाद दूसरी किताब उठा लो आप लोग। तो ऐसे इसको आपको तैयारी करनी है। करंट अफेयर की छोड़ देना, अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो किसी भी मैगजीन से, एक मैगजीन से। तो ये आपके 5 सब्जेक्ट हो गए जो आपके कॉमन होते हैं, 20-20 नंबर के आते हैं, और मान कर चलिए सबसे स्कोरिंग आपके यही रहेंगे। तो इसकी तैयारी मैंने आपको बता दी कैसे करनी है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये इनकी भी मैं भी कराऊंगा, तो मेरे यूट्यूब चैनल भी पर आप देख सकते हो। तो ये तो बात हुई आपके 100 नंबर की। अब जो बचता है पार्ट सेकंड 100 नंबर का, जो कि इस पूरे पेपर की जान। जो बच्चा पार्ट सेकंड में स्कोर कर गया, समझ लो सिलेक्शन ले गया लगभग वो आपका, क्योंकि पार्ट 1 के लिए मटेरियल मिल जाएगा। जितनी चीजें मैंने आपको बताई है पढ़ने के लिए, ये हर बच्चे के पास मिल जाएगी। लेकिन पार्ट 2 का मटेरियल किसी के पास भी नहीं मिलेगा पूरा, क्योंकि पार्ट बी के अंदर एग्जामिनर पता नहीं क्या क्या चीजें डालता है। देखिए मैं आपको बताता हूं क्या क्या चीजें इसके अंदर देखने को मिलेगी। इसके अंदर साइको आती है, साइकोलॉजी आती है, उसके अलावा सीडीपी आती है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आती है। उसके अलावा टीचिंग रिपोर्ट्स जो होती है, टीचिंग की जितनी भी रिपोर्ट्स होती है या जो टेस्ट होते हैं, वो सब इसके अंदर पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो स्कूल से रिलेटेड जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, स्कूल से रिलेटेड जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो इसके अंदर पूछे जाते हैं। जो टीचर के रूल, जो टीचर की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो इसके अंदर पूछी जाती है। उसके अलावा आपका एनसीएफ पूछा जाता है, राइट टू एजुकेशन पूछा जाता है इसके अंदर, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसा चल रही है उसके बारे में पूछा जाता है। कंप्लीट पैकेज है, कुछ कसर नहीं छोड़ते लोग। उसके अलावा खासकर एक चीज और, पार्ट सेकंड में आपको इनके अंदर जीके देखने को मिलती है। आप लोग यकीन कर सकते हो कि मतलब इस सब्जेक्ट के अंदर आपको जीके के भी क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट से जीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पार्ट सेकंड ऐसा है जिसका हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई एग्जामिनर क्या पूछ सकता है। जितना मटेरियल आप लोग इसका इकट्ठा करोगे उतना ही ज्यादा आपके चांस बढ़ जाएंगे पेपर को क्रैक करने के। देखो सीडीपी आप लोगों ने सीटेट के अंदर पढ़ी होगी, साइकोलॉजी आप लोग जैसे यूपी टेट की तैयारी करो तो उसमें पढ़ सकते हो। अब इसकी तैयारी कहां से करनी है, कौन सी किताबें आपको लेनी है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर बात करूं सबसे पहले किताबों के बारे में, तो सबसे पहले आप लोग क्या काम करना, कोई भी अपना थ्योरी की किताब ले लेना जिसके अंदर जितनी भी महत्वपूर्ण थ्योरी है वो दी हुई है। जैसे मान लीजिए आपके जीन पे प्याजे वगैरह, इन सब की जिसके अंदर थ्योरी दी हुई है उस किताब को ले सकते हो जो भी आपको अच्छी लगती हो। वैसे मेरा प्लान था किताब लॉन्च करने का, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, वरना मैं भी अपनी किताब जल्दी ही लॉन्च करूंगा। तो थ्योरी वाली किताब आप लोग ले सकते हो। उसके अलावा सबसे मेन चीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोग सोल्व करना जितना भी हो सके। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहे आपके सीटेट के हो, चाहे आपके यूपी टेट के हो, रीट के हो, एच टेट के हो, किसी भी टीचिंग के एग्जाम के हो, और DSSB वालों को तो सभी को कर लेना। उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जरूर लगा लेना। कितने सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके इस एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे जो रिपीटेड होते रहते हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी एग्जाम के कर लेना, जो आपके टेट के, सीटेट के और टीचिंग एग्जाम के होते हैं। थ्योरी की बुक आपकी होगी। उसके अलावा अगर बात करें, अगर आप पिछला पेपर आप लोग उठाओगे जो लगभग 2 साल पहले हुआ था, तो उसमें NIOS की किताबों से भी सारा पेपर लगभग देखने को मिल गया था। तो इसलिए इस बार भी इन किताबों को पढ़ लेना। मान लीजिए अगर पेपर में NIOS से कुछ नहीं भी आया, लेकिन इससे आपके कंसेप्ट जरूर क्लियर हो जाएंगे, तो NIOS की किताबें भी आपको पढ़नी चाहिए इस वाले एग्जाम के लिए। ठीक, तो ये वो किताबें हैं जो आपको पढ़नी है, जो मटेरियल तैयार करना है। बाकी यूट्यूब की आप लोग हेल्प ले सकते हो।
मैंने अपने YouTube पर बहुत सारी वीडियो डाली हुई है जिसमें आपके एनसीईआरटी पार्टी जो आपके सीडीपी के जो चैप्टर वगैरह होते हैं उससे आप लोग हेल्प ले सकते हो, और जो बाकी के चैप्टर है उनको भी मैं जल्दी डालूंगा अपने YouTube चैनल पर। ठीक, तो पार्ट सेकंड के अंदर जितना हो सके मटेरियल को इकट्ठा करना है आप लोगों को, ताकि अपना सिलेक्शन ले जाए, क्योंकि एक सीट के ऊपर मान लीजिए हजारों बच्चे होने वाले हैं, और जिसके पास ज्यादा मटेरियल होगा, जो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा, वो सिलेक्शन इसके अंदर लेकर चले जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार पहले आप लोग लगाइए। एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को मैं सोल्व करूंगा, उसमें दिखाऊंगा आपको किस तरीके से पेपर आता है, किस तरीके से एग्जाम का पैटर्न होता है, और कैसा आपको ये सब चीजें पढ़नी है। बाकी चीजें मैंने आपको बता दी जो आपको करनी चाहिए। ठीक, उसके अलावा अगर बात करें ये वाले एग्जाम में आपका सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, तो सेफ स्कोर देखिए, अगर आप लोग पिछली भी कट ऑफ उठाओगे, मैं सिर्फ जनरल की बात करूंगा, कैटेगरी वाले बच्चे उनसे अपना कम कर लेना, जो भी आपके 5-10 नंबर कम बनेंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर जनरल और कैटेगरी के अंदर काफी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो जनरल वाले बच्चे जो भी अपना तैयारी करे हो, ये मानकर चलिए सेफ स्कोर अगर मैं कहूं तो 150 के करीब मानकर चलिए आप लोग सेफ स्कोर। अब क्या हो गया सर, इतने नंबर कैसे आ जाएंगे? ये नंबर आ चुके हैं, कितने मेरे भी जानने वाले जिनके ये नंबर आए हैं, और इससे ज्यादा भी नंबर आए हैं, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है आपकी। अगर आप मुझसे सेफ स्कोर पूछोगे 150 आपको लाने चाहिए, 140 पर भी आप लोग सिलेक्शन ले जाओगे, मैं जानता हूं 140 पर सिलेक्शन ले जाओगे, लेकिन अगर आपको सेफ रहना है बिल्कुल, ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, तो इतना तो आपको लाने चाहिए 150। आप लोग इजीली ले आओगे, क्योंकि इतनी सब हार्ड चीजें इस एग्जाम के अंदर है नहीं, बस आपको पढ़ना बहुत ज्यादा है। अगर एग्जाम की डेट की बात करें तो देखिए, पिछली वीडियो में भी मैंने आपके साथ एक चीज शेयर की थी, जो DSSS बोर्ड है इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, मैंने आज की डेट में कोई फॉर्म भरा तो इस एग्जाम के लिए लगभग 2 से 3 साल 4 साल लग जाते थे। सोचो आज एग्जाम का फॉर्म भरा है और 2-3 साल 4 साल बाद एग्जाम हो रहा है, लेकिन कभी कभी ये इतनी स्पीड से काम करता है कि 2 महीने बाद भी एग्जाम कंडक्ट करा लेता है, तो इसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन जो एग्जाम डेट मान के चलिए आप, वो ये अंदाजा मान के चलिए कि लगभग 5 से 6 महीने के अंदर आपको ये पेपर के प्रोसेस से गुजर रहे होंगे, जो अभी आपके पीआरटी टीजीटी वगैरह की वैकेंसी निकली हुई है। यानी नवंबर दिसंबर तक आप लोग मान के चलिए आपका एग्जाम हो जाएगा, अगर सब चीजें सही रही तो टाइम आपके पास बहुत कम है, सिलेबस आपका बहुत ज्यादा है जो आपको करना है। ठीक, इंडिविजुअल टीचर बनके मैं आपका सिलेबस पूरा नहीं करा सकता, ये भी एक सच्चाई है। इसके अंदर बच्चा वो सिलेक्शन ले जाएगा जो कम से कम ये मानकर चलिए 9 से 10 घंटे डेली सेल्फ स्टडी करेगा, क्योंकि मैं भी इतनी करता था। अगर गवर्नमेंट सिलेक्शन की बात करी जाए तो इतना आपको पढ़ना चाहिए, जैसी कोई वैकेंसी निकली तो इतनी तैयारी हो जाती थी, तो इतनी मेहनत आपको करनी है। बाकी चीजें मैंने आपको बता दी कैसे कवर करनी है। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर आपको कोचिंग की जरूरत पड़ेगी, जैसे मैथ्स बहुत से बच्चों का वीक होता है, तो आप लोग ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो कोचिंग की, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस अपना लेवल मीडियम लेवल तक रखना। तो अगर आपकी चॉइस है तो कोचिंग भी ले सकते हो आप लोग, लेकिन कोचिंग भले ही आप लोग ले लो, मान लीजिए 2 से 3 घंटे की आप लोग कोचिंग लोगे, तो बाकी के जितने भी घंटे बचे उसके अंदर जितना ज्यादा हो सके सेल्फ स्टडी करिए, क्योंकि एग्जाम आपका सेल्फ स्टडी से निकलेगा, ना कि कोचिंग से, किसी किताब से, ना नोट से। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप अपने नोट्स बनाइए, आपके नोट्स बहुत बढ़िया होते हैं, तो DSSS के अंदर किस चीज के नोट्स बना दूं? सिलेबस इतना ज्यादा है, मैं इकट्ठे ही नहीं कर सकता इतना मटेरियल को, इतना ज्यादा सिलेबस है, तो इसलिए नोट्स नहीं दे पाऊंगा। हाँ, मैं आपकी तैयारी जरूर स्टार्ट करा दूंगा, जैसे आपकी ये पार्ट 1 की तैयारी करा दूंगा, पार्ट 2 की बहुत सी चीजें मैंने डाली हुई है, बाकी चीजें डालना स्टार्ट करा दूंगा, तो ये चीजें मैं आपकी कवर करा दूंगा, आपके साथ रहूंगा, लेकिन पढ़ना आपको खुद पड़ेगा, और जो मेहनत कर जाएगा वो एक अपनी सीट पक्की कर जाएगा। तो फ्रेंड्स, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ऐसा मौका कई सालों बाद आपको देखने को मिलता है, तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, और उसके बाद ये मान लीजिए अगर जो मिलती है तो उससे बेहतर कुछ नहीं है, सीधा आप लोग अपने बेरोजगार की लाइन से आपके हाथ में एक जॉब मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा। बाकी अगर कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपके साथ हूं, चीजें आप मुझसे शेयर कर सकते हो, और जल्दी इसके ऊपर 1-2 वीडियो और मैं बनाऊंगा ताकि आपको चीजें और कवर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर कुछ भी और डाउट हो, कुछ भी आपका कुछ क्वेश्चन हो, तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू।